आज मैं जो भी टॉपिक कवर करूँगा ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्स सेमेस्टर में ये फर्स्ट यूनिट में है एंड मैकेनिकल फोर्थ सेम में ये सेवन्थ यूनिट में है। सेवन्थ यूनिट में इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरनमेंट, ऊर्जा के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, इस यूनिट में ये टॉपिक्स हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर में ये यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन यूनिट में ये टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। एक्चुअली ये होता क्या है, जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ध्रुवों पर जमी बर्फ़ पिघलने लगती है और उससे निकलने वाले जो भी पानी होता है, उस बर्फ़ के पिघलने से जो पानी है वो समुद्र में जाकर मिलता है, जिससे कि समुद्र का तल बढ़ने लगता है। और इससे क्या होता है, अगर समुद्र का तल अगर बढ़ेगा तो उसके आसपास के जो भी नगर होंगे, तटीय नगर होंगे, वो डूब जाएंगे। ठीक है, और तापमान बढ़ने से अनेक स्थान रहने योग्य नहीं रह जाएंगे। ठीक है, और उनसे नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो ऐसी क्रियाएं की जानी चाहिए जिससे तापक्रम घटे तथा वनों का प्रतिशत भी बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, ग्रीन हाउस में कांच की दीवार एवं छत से बना एक मकान होता है। ठीक है, यानी कांच की दीवारों से एक मकान होता है जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। इसके अंदर जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किया जाता है और इसी को ग्रीन हाउस हम कहते हैं। इस ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर का तापमान काफ़ी समय तक स्थिर रखा जा सकता है और पौधे के वातावरण का ताप ठंडी हवाओं से कम नहीं हो पाता है। ठीक है, और सूर्य से आने वाली संपूर्ण विकिरण अंदर नहीं पहुंच पाती हैं और न ही अंदर से विकिरण बाहर जा पाती हैं। ठीक है, कांच का कार्य CO2 एवं जल वाष्प के मिश्रण की ही भांति होता है। तो हम CO2 के ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करने को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कुछ और अन्य गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं, जैसे इसमें मेन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF, ये सब गैसें मेन होती हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, देखो, वर्ष 1850 में वायुमंडल में उपरोक्त गैसों के सांद्रण तथा वर्ष 2030 में संभावित सांद्रण के कारण वायुमंडलीय औसत तापमान में वृद्धि निम्नानुसार होने की संभावना जताई गई है। जैसे अगर CO2 के कारण 71% लगभग, ठीक है, सांद्रता बढ़ सकती है और CH4 के कारण 13% और N2O नाइट्रस ऑक्साइड के कारण 5.5 और CFC और HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण 10.5% लगभग सांद्रता बढ़ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं भूमंडलीय तापन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय औसत ताप के बढ़ने अथवा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। देखो, ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ के रूप में लगभग 7 मिलियन घन मीटर पानी है। यानी कि ध्रुव पे जो भी बर्फ जमी हुई है, अगर पिघल जाए तो वो 7 मिलियन घन मीटर पानी बना सकती है। यदि संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का तल लगभग 7 से 8 मीटर तक ऊंचा उठ जाएगा और जिसके कारण कई द्वीप पूरे के पूरे जलमग्न हो जाएंगे। और दूसरा प्रभाव है तापमान में वृद्धि। CO2 की सांद्रता यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता इस समय 340 ppm है,
यानी कि ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इस समय CO2 की सांद्रता 340 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन है, और सन 2030 के लगभग इसका अनुमान है कि 640 ppm तक पहुंच जाने की संभावना है। और अगर ऐसा हुआ तो भूमंडल का औसत तापमान जो है 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, यानी कि 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा अगर 340 ppm से अगर CO2 की सांद्रता 640 अगर हो गई तो। ठीक है, और तीसरा है समुद्र तल का बढ़ना। देखो, भूमंडल के औसत तापमान में अगर 1.5 डिग्री से 5.5 डिग्री की वृद्धि से समुद्र का तल 25 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक बढ़ जाने की संभावना है। ठीक है, अगर 1.5 डिग्री की यानी 1.5 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है तो 25 सेंटीमीटर, अगर 5.5 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है तो 165 सेंटीमीटर तक बढ़ जाने की संभावना है समुद्र के तल की। ठीक है, तो पहला समुद्र का जो जल है, जल का ऊष्मीय प्रसार, और दूसरा है ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। अगर उपरोक्त कारणों से समुद्र तल बढ़ जाए तो जो खाड़ी के किनारे के क्षेत्र हैं, जैसे बांग्लादेश और अमेरिका देश का बोस्टन शहर और कोलकाता शहर, ये जितने भी निचले शहर हैं वो पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। ठीक है, और चौथा प्रभाव है प्रजातियों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन स्पीसीज। देखो, प्रत्येक पादप एवं जंतु एक विशेष तापक्रम सीमा में ही जीवित रहते हैं, यानी हर एक स्पीसीज के लिए एक टेम्परेचर निर्धारित है। ठीक है, अगर उस ताप में वृद्धि होने पर बहुत सी प्रजातियां ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो सकती हैं, यानी अगर तापमान बढ़ता है तो बहुत सी प्रजातियां हैं जो ध्रुवों की ओर चली जाएंगी, और कई प्रजातियां जल्द स्थानांतरित न होने के कारण मर भी सकती हैं। ठीक है, अगर जो नहीं जा पाई तो वो मर जाएंगी, और बहुत से पेड़ पौधे विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, उस तापमान में पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, और पांचवा प्रभाव है मौसम परिवर्तन। ठीक है, देखो, भूमंडल के औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से उच्च अक्षांश पर औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर क्या कहते हैं 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अगर होती है औसत तापमान में, एवरेज टेम्परेचर में, तो जो उच्च अक्षांश है उस पर औसतन ताप 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सर्दी की ऋतु छोटी और आर्द्र हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी ठंडी होगी वो क्या कहते हैं उसका जो टाइम पीरियड होगा वो छोटी हो जाएगी और आर्द्र हो जाएगी, यानी ह्यूमिडिटी से भरी हुई होगी, और जो गर्मी होगी वो बढ़ जाएगी और शुष्क होगी। ठीक है, और ताप वृद्धि से वाष्पीकरण अधिक होगा, और 7% से 11% तक वर्षा अधिक होने लगेगी। ठीक है भाई, अब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो जिससे कि क्या कहते हैं 7% 11% तक बारिश अधिक होने लगेगी। ठीक है, तो ये मौसम पर परिवर्तन का प्रभाव है। अब देखिए लास्ट प्रभाव है अन्न उत्पादन पर। देखो, भूमंडलीय ताप वृद्धि बीमारियों के अधिक बढ़ जाने, घास के अधिक उगने और पौधों के श्वसन क्रिया के तेज हो जाने के कारण फसलों की पैदावार घट सकती है। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार है कि दक्षिण पूर्व एशिया में चावल का उत्पादन प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि में 5% कम हो जाएगा, यानी अगर 1 डिग्री भी बढ़ता है तो 5% जो क्या कहते हैं उत्पादन है वो कम हो सकता है। ठीक है, यदि वायुमंडल में CO2 सांद्रण में वृद्धि फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है, CO2 की जो सांद्रण होती है वो क्या कहते हैं फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होती है, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 को ही लेते हैं। ठीक है, अगर वातावरण में CO2 ज़्यादा है तो पेड़ पौधे ज़्यादा इसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो उनकी एक तरीके की रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी पे डिपेंड रहती है CO2 पे, लेकिन तो उनकी उपज ज़रूर बढ़ेगी,
परंतु विश्व का कुल अनाज उत्पादन भूमंडलीय ताप बढ़ने पर घट जाएगा। ठीक है। अब देखिए भूमंडलीय तापन से बचाव के उपाय, यानी कि रेमेडियल मेजर्स विथ ग्लोबल वार्मिंग। देखो भूमंडलीय तापन से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि पहला है ज़मीन के अधिक से अधिक भागों पर वृक्षारोपण करके, वायुमंडल में स्थित CO2 का प्रकाश संश्लेषण करा के CO2 को सांद्रण कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा अगर ज़मीन पर पेड़ पौधे लगे होंगे तो जो भी वायुमंडल में CO2 है उसको क्या कहते हैं, ये पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे और उसकी जगह पर ऑक्सीजन निकालेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो इसकी खपत होगी CO2 की, तो इसलिए हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने के लिए बोला जाता है। ठीक है। दूसरा है भूगर्भीय ईंधन का प्रयोग कम करके तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का विकास करके ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। जैसे जो भी ज़मीन से निकलने वाले हमारे ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो LPG वगैरह जो भी है, ठीक है, तो इनको हम अगर इनका यूज़ कम करें और ऊर्जा के और भी स्रोत हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, इन सब का अगर यूज़ किया जाए तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हम कम कर सकते हैं। और तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्थानांतरण का विकास करके भूमंडलीय तापन कम किया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैसें क्या क्या होती हैं। देखो जलवायु परिवर्तन व तापमान वृद्धि का अध्ययन संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो भी जलवायु परिवर्तन या ताप वृद्धि होती है उसका अध्ययन जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, ये अमेरिका की एक संस्था है, इसके द्वारा किया जाता है। इसने अपनी चौथी समीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2007 में प्रस्तुत की थी। अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार यदि अगर पर्यावरण में कार्बन की मात्रा अगर लगभग 400 भाग प्रति मिलियन यानी ppm से अधिक हो जाती है, तो अगर समझ लो कि 400 कार्बन की जो मात्रा है अगर 400 ppm अगर अधिक हो जाती है तो विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर सकता है, यानी 2 डिग्री से बढ़ जाएगा। ठीक है। अब वर्तमान में पर्यावरण में कार्बन की मात्रा 380 प्रति मिलियन है, यानी कि 20 ppm ही कम है। अगर 20 ppm हो गया, बढ़ जाएगा तो 2 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। तो रिपोर्ट के अनुसार अगर वर्ष 2100 तक विश्व तापमान में परिस्थितियों के अनुसार अगर 1.1 डिग्री से 4.4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, यानी कि 2100 तक, वर्ष 2100 तक, यानी कि अनुमान है कि 1.1 डिग्री से 4.6 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। ठीक है। देखो विश्व तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें ही होती हैं। इसमें जैसे मुख्यतः ये गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। इनकी मात्रा जब वृद्धि हो जाती है तब ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाती हैं। इनकी मात्रा में वृद्धि का मुख्य कारण देखो क्या है, विकास कार्य, यातायात, औद्योगिकरण एवं वनों की कमी होना। ठीक है। जो भी विकास कार्य हो रहे हैं हमारे, ठीक है, यातायात से जो भी गाड़ियाँ चलती हैं उससे CO2 वगैरह, मीथेन, ये सब गैसें निकलती हैं। ठीक है। और वनों की कमी होना, जितने ज़्यादा पेड़ कम रहेंगे उतनी ज़्यादा इन ग्रीन हाउस गैसों का कमी नहीं होगी, क्योंकि पेड़ पौधे ही हैं जो इनको अवशोषित करके ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। जब पर्यावरण में इन गैसों की मात्रा अधिक होती है तो ये गैस सूर्य से आने वाली ऊष्मा को वापस आकाश में नहीं जाने देती। ठीक है। जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, और इस घटना को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है।